गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। भाई आज है 19 जून और 7 बज चुके हैं और करंट अफेयर की क्लास का हमारी का समय हो चुका है। तो फटाफट से आ जाओ और देखते हैं आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक करके सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम जो है आज कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले ही पॉइंट की तरफ। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? IIRF की जो रैंकिंग है 2026 की, इसमें सबसे पहली जो रैंक मिली है वो किस विश्वविद्यालय को मिली है? तो ध्यान रखिएगा भाई, जो आपका JNU है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसको प्रथम रैंक मिली है। JNU पहली रैंक पर है। उसके बाद है दिल्ली विश्वविद्यालय, द्वितीय स्थान मिला है। और तीसरे नंबर पर है आपका जामिया, तीसरे नंबर पर है आपका जामिया। ठीक है, ध्यान दे, इधर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 की सरकारी विश्वविद्यालय श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरा स्थान दिल्ली विश्वविद्यालय ने और तीसरा स्थान जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली ने प्राप्त किया है, तीसरा स्थान। ठीक है भाई। और JNU की बात करिए तो 1969 में इसकी स्थापना, JNU की स्थापना 1969 में की गई थी। कहां पर? न्यू दिल्ली में। कहां पर? तो भैया न्यू दिल्ली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये किसके आधार पर रैंक डिसाइड करता है? तो 3-4 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर रैंक डिसाइड की जाती है। सबसे पहले टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद रिसर्चेज का स्टेटस देखा जाता है, प्लेसमेंट परफॉर्मेंस देखी जाती है विश्वविद्यालय की, फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या है जो विश्वविद्यालय है उसके पास में, और इंटरनेशनल आउटलुक क्या है। तो कुछ ये 4-5 पॉइंट हैं जिनके आधार पर ये रैंक डिसाइड की जाती है विश्वविद्यालयों की। ठीक है भाई। आओ अगला सवाल है। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? तो भाई ये नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। जो हमारा पुराना संसद था उसी पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में ये विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? सेंट्रल हॉल में। जो हमारी पुरानी संसद थी उस पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में इस विकसित भारत युवा संसद का उद्घाटन किया गया है। और यह आयोजन जो है खेल मंत्रालय द्वारा लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय के संसदीय लोकतांत्रिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया गया है। ठीक है जी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और साथ में लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे आप प्राइड के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने मिलकर के, मतलब इनकी संयुक्त पहल से ये संसद का आयोजन हुआ है, युवा संसद का आयोजन। मकसद क्या है? तो युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नीतिगत चर्चाओं और संसदीय कार्यवाही से परिचित कराना इसका जो है मकसद है। अब सवाल ये है, कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष, अभी मैंने बताया है कि भाई जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनका नाम क्या है? ओम बिरला, है ना। और संविधान में इनसे संबंधित, स्पीकर से जो संबंधित आर्टिकल है वो आपका कौन सा है? 93 है। ठीक है जी। इनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 93 है। संसद की जब बात होती है तो ध्यान रखना कि संसद जो बनती है
संसद बनती है हमारे राष्ट्रपति और साथ में लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लोकसभा की, अगर मैं बात करूं लोकसभा की भाई, तो कुछ बेसिक जरूर पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है 550, और जो करंट में है, करंट में कितनी है, 543 है, 543 है करंट में। अगर राज्यसभा की बात करो तो राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250, और जो करंट में है वो 245 है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। पहले लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना होगा पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, जीवी मावलंकर। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपको ध्यान रहेगा। अब आप ध्यान क्या रखना है, अब आपको मेरे भाई ध्यान रखना है क्या, तो ध्यान रखेंगे कुछ हमारी पुरानी संसद के बारे में, संसद के। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो मनी बिल का कॉन्सेप्ट है, मनी बिल को निर्धारित करने का काम भी स्पीकर साहब ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। और पुरानी पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट, खासकर जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है इसी की बात कर रहे हैं। तो इस पार्लियामेंट का जो वास्तुकार था, इसका वास्तुकार कौन था, ठीक है, पुरानी जो संसद है इसका वास्तुकार कौन था, तो याद रखिएगा एडविन लुटियंस को। किसको, एडविन लुटियंस को। कोई दिक्कत नहीं, वास्तुकार, ठीक है। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1927 में इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन, 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। कहां पर, न्यू दिल्ली में। और दिल्ली जो राजधानी बना था वो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान, तो वो आपको पता होगा। उस समय पर 1911 में कौन था, तो उस समय पर लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय पर वायसरॉय था। चलो खैर, अगला सवाल देखो, यहां पे अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन की, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाँ, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है, दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है, तो भाई ध्यान रखिएगा 5वां देश बन गया है कौन, भारत। 5वां देश बन गया है भारत, जिसके पास अब मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता होगी। ठीक है जी, लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अब हमारे पास होगी, जिसमें हमने तकरीबन जो 5000 किलोमीटर तक की रेंज का सफल परीक्षण हमने किया है। डीआरडीओ द्वारा किए गए परीक्षणों में 5000 किलोमीटर तक की दूरी, जिसमें कि आईसीबीएम क्लास तक के खतरे से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन अभी हाल में किया गया है। ठीक है, और अब बन गया है भारत 5वां देश। तो 4 पहले कौन कौन से हैं, 4 पहले हैं अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन, और उसके बाद 5वां नाम आता है भारत का। बात समझ में आया कि नहीं नहीं आया भाई है। और वैसे भी जो बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज है उसे अपने यहाँ पर अग्नि प्रोग्राम के तहत जानते हैं, अग्नि नाम से आप जानते हैं। और डीआरडीओ, हाँ ये रहा ना, कब हुई थी स्थापना मालूम है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 में। तो ये यहां पे ऐड कर लेना। बाकी
क्लियर होगा? बढ़ जाते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है जी? भारत, समझ में आ रहा होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको पढ़िए और जवाब करिएगा कि भारत और किस देश के बीच सीमा पर नवाचार एवं छात्र विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एटीएल ब्रिज समझौता किया गया है? एटीएल ब्रिज समझौता किया गया है भाई, ये किया गया फ्रांस के साथ में। किसके साथ? फ्रांस के साथ में किया गया। अब इसको समझ लो कि एटीएल ब्रिज जो समझौता है ये है क्या। ठीक है जी, इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। भारत और फ्रांस के बीच सीमा पार क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एटीएल ब्रिज, जिसका पूरा नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स ब्रिज, समझौता किया गया। इसका मतलब यह है कि इसके तहत फ्रांस के स्कूल कॉलेजों में अब जो है वहां पर लैब जो है सेटल की जाएंगी इस समझौते के तहत। और ये जो लैब होंगी किस पर आधारित होंगी? लैब आधारित होंगी एआई को लेकर के, एआई मॉड्यूल को लेकर के ये लैब स्थापित की जाएंगी। देखो है ना, इसके तहत भारत के सफल अटल टिंकरिंग लैब एटीएल मॉडल से प्रेरित होकर के फ्रांस की पहली स्कूल इनोवेशन लैब स्थापित की जाएंगी। और स्कूलों में जो ये लैब स्थापित की जाएंगी वो कंप्लीटली एआई मॉड्यूल के ऊपर आधारित होंगी। ठीक है भाई? तो एटीएल ब्रिज, यहां ब्रिज का मतलब उस पुल से मत समझ लेना। यहां ब्रिज का जो मतलब है, यहां ब्रिज का मतलब जो एआई बेस्ड जो लैब्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने से है, स्कूलों के अंदर इनोवेशन लैब। ठीक है? हाँ। यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है? तो भाई थोरियम 229 का इस्तेमाल करके यूरोप और चीन के कुछ भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का इस्तेमाल करके इन्होंने पहली कार्यशील परमाणु घड़ी, वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक का डेवलपमेंट इनके द्वारा किया गया है। और समझ लो भाई थोड़ा सा यूरोप और चीन के। अच्छा, ये तो चलो पढ़ लेना है इसको। थोरियम 229 जो हमारे लिए जरूरी है, ये समझ लो कि थोरियम 229 सब जानते हैं क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है? जिसका परमाणु जो क्रमांक है 90, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 90 है। और भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में तमिलनाडु और केरल, भारत में तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है भाई? तो ध्यान रखेंगे इस जानकारी को। चीन का जो यूनिवर्सिटी है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चीन का सिंघुआ यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रिया का वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने स्वतंत्र रूप से इन घड़ियों का प्रदर्शन किया है। दोनों ने मिलकर के स्वतंत्र रूप से इनको जो है डेवलप किया है, ये कह सकते हैं आप। सारिंदा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सारिंदा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? किसी को मालूम है तो एक बार आंसर कर दो भाई। तो याद रखिएगा कहाँ का वाद्य यंत्र है? त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है, त्रिपुरा का वाद्य यंत्र है। ठीक है? और त्रिपुरा से याद रखिएगा जो त्रिपुरा की जो जनजाति हैं, जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों का ये वाद्य यंत्र है। तो सवाल है कि त्रिपुरा में जो कौन कौन सी जनजातियां हैं? त्रिपुरी जनजातियां, किसी को मालूम है त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो त्रिपुरी एक तो,
एक आप ध्यान रखिएगा रियांग, एक आप ध्यान रखिएगा रियांग के साथ साथ जैंतिया, जैंतिया। तो ये तीनों जनजातियां हैं और इन्हीं का वाद्य यंत्र है सारिंदा। देखो सारिंदा जो पिक्चर आप देख रहे होगे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है सारिंदा, और लकड़ी का साथ साथ जो खोखला एक क्या बोले हैं इसको, रिजोनेटर लगा होता है, जो धनुष के आकार के तार, धनुषकार का तार वाद्य यंत्र राज्य में स्वदेशी आदिवासी देख लो तुम इसको, इससे समझ जाओगे, ठीक है ना। इसको जो है जीआई टैग अब दिया गया है, तो कह सकते हैं कि अब जो ये सारिंदा है, ये सारिंदा अपनी विश्व स्तरीय पहचान स्थापित कर पाएगा। और जीआई टैग की हम बात करें तो कल की क्लास में भी हमने बोला था कि झारखंड में भी अभी 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है ना। और पहला जीआई टैग, तो फिर सवाल ये बनता है कि पहला जीआई टैग किस चीज़ को मिला था, किस प्रोडक्ट को पहला जीआई टैग मिला था। तो आप ध्यान रखिएगा जो दार्जिलिंग टी है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग टी है उसको जो है पहला जीआई टैग मिला था। और जो जीआई रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, तो जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो तो आगे मैं बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन देखो, झारखंड और किस राज्य के लिए रक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्र एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दे दी है। झारखंड और किस राज्य को, झारखंड और किस राज्य को, तो एक बार देखिए भाई, झारखंड और आंध्र प्रदेश को, झारखंड और आंध्र प्रदेश के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी गई है स्वतंत्र रूप से। इससे क्या होगा कि एनसीसी राज्य निर्देशालयों की संख्या 17 से बढ़कर के 19 हो जाएगी। पहले क्या था, पहले स्वतंत्र इनके पास एनसीसी जो डायरेक्टरेट था वो नहीं था, पहले दूसरे राज्यों के साथ कोलैबोरेशन में इनके साथ में एनसीसी डायरेक्टरेट चलता था, ठीक है। और अब स्वतंत्र रूप से स्थापित होगा, स्वतंत्र रूप से स्थापित होगा ये ना। पहले झारखंड का प्रशासन बिहार के साथ और आंध्र प्रदेश का प्रशासन तेलंगाना के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जाता था। तो एनसीसी की अगर हम बात करें, एनसीसी, तो कोई मुझे बताए कि एनसीसी की, मेरे भाई, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, एनसीसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ध्यान रखना, एनसीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948, और एनसीसी का जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है, एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो है यूनिटी। क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर मेरे भाई याद रखिएगा नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा नई दिल्ली। अब किसी से कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि एनसीसी डे कब मनाया जाता है, तो एनसीसी डे याद रखिएगा, जो एनसीसी डे अब जब आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, ऑफ नवंबर, फोर्थ संडे, ठीक है। तो फोर्थ संडे ऑफ नवंबर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी जब आप पीडीएफ आपको मिलेगी तो इसको एक बार जो है रीड आउट अच्छे से कर लेना। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, अभी एक जो मकड़ी है, मकड़ी की एक नई प्रजाति मिली है, हमातालिब्बा मावलिंगोट नाम की लिंक्ड स्पाइडर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। हमातालिब्बा मावलिंगोट नाम की लिंक्ड स्पाइडर कहाँ मिली है भाई, तो आपका मेघालय में मिली है। कहाँ मिली है, तो मेघालय में मिली है, ध्यान रखिएगा,
कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो मेघालय से ये नई प्रजाति प्राप्त हुई है। और यहाँ की जो खासी हिल्स हैं, इन खासी हिल्स से मावलिंगोट गांव है, तो वहीं से ये खोजी गई है नई प्रजाति, जिसका नाम दिया गया है हमाता लिब्वा मावलिंगोट। तो उसी गांव के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। और इस प्रजाति की जो पहचान की गई है वो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान की है। और अब जो ध्यान देना है, मेघालय के बारे में कुछ मुझे बताइए, क्योंकि इधर खासी हिल्स की बात हो रही है और मावलिंगोट गांव की बात हुई है, जो जनजातीय लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मुझे कोई बताइए कि मेघालय की जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मेघालय की जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूं तो मुझे बताओ कि भाई मेघालय स्वतंत्र रूप से कब स्थापित हुआ था? मतलब अलग स्थापना, मेघालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, मेघालय की स्थापना कब हुई थी? मेघालय की स्थापना, ध्यान रखिएगा, स्थापना मेघालय की 1972, 21 जनवरी 1972। तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखेंगे, बाकी तो आपके सामने मेंशन है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश में पिच ब्लैक 2026 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा मेरे भाई? पिच ब्लैक वायुसेना अभ्यास कहां पर किया जाएगा? तो भाई ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलियाई एयरफोर्स के साथ किया जाएगा। तो कहां पर? ऑस्ट्रेलिया, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के प्रमुख बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भाग लेंगे। ठीक है जी, और 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में आयोजित होने वाला है। ठीक है, किस लिए होने वाला है? इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई? तो इसका उद्देश्य है कि जो एयरफोर्स है वो चुनौतीपूर्ण वातावरण में हवाई युद्ध और उन्नत परिचालन जैसी परिस्थितियों में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके। तो इसीलिए जो है ये अभ्यास किया जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और देख लो, बड़ा कल से चर्चा में है। क्या है चर्चा में? कि अमेरिका ने हाल ही में अमेरिकी इंडो पैसिफिक का नाम बदलकर अमेरिकी प्रशांत कमांड कर दिया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो कल से बड़ा चर्चा में चल रहा है कि भाई इंडो शब्द हटा दिया गया है, तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका जो आंसर है कि पूछ रहा है कि इसकी स्थापना के समय इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा की गई थी। अब कहोगे सर ये कहाँ से नाम आ गया? तो भाई इधर थोड़ा सा देखो, अमेरिकी प्रशांत कमांड जो अब नाम किया गया है, ये नाम सबसे पहले इसका यही नाम था, अमेरिकी प्रशांत कमांड इसका नाम था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1947 को अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित यह अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एकीकृत लड़ाकू कमांड है। अब हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसके ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करते हुए 2018 में जो इसका नाम इंडो पैसिफिक कमांड रखा गया था, उससे इंडो शब्द को हटा दिया है। इंडो शब्द को हटा दिया गया है, इसके मूल नाम को बहाल कर दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है तो भाई भारत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो नाम परिवर्तित हुआ है वो नाम परिवर्तित इसके जो ये है ना, इसके ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान, पुराने नाम का सम्मान करते हुए इसके पुराने नाम को बहाल किया गया, जस्ट बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। और एक और देखिएगा एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में 26वीं
सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है। भाई कहाँ पर किया गया है? तो किया गया कहाँ पर? ये तलवारबाजी का आयोजन दिल्ली में किया गया है भाई, दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में कहाँ किया गया है? 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी फेंसिंग चैंपियनशिप जिसको आप कहते हैं 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 19 से 24 जून 2026 तक भारत मंडपम में आयोजित की गई। कहां पर की गई? भारत मंडपम में आयोजित की गई। और यह टूर्नामेंट जापान में होने वाले एशियाई खेलों और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफायर भी माना जा रहा है। और 24 सदस्य जो भारत का जो 24 सदस्य टीम है उसका नेतृत्व CA भवानी देवी कर रही थी। CA भवानी देवी के द्वारा नेतृत्व किया गया। जो भारतीय 24 सदस्य टीम थी, फेंसिंग टीम जो तलवारबाजी टीम है, उसका नेतृत्व किया गया CA भवानी देवी के द्वारा। तो ये नाम याद रखिएगा। और इसी के साथ एक और अगला सवाल हम ले लेते हैं, और ये शायद अंतिम सवाल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा AIFF अंडर 17 महिला युवा लीग का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? AIFF अंडर 17 महिला युवा लीग का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। भाई कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में ये पहला आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये पहला आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण भी है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का FF द्वारा अंडर 17 महिला युवा लीग का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।